वृषभ, जो कि कलमकार के आर्टिस्ट है, कुछ दिन पहले उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किया जहां पे उन्होंने कलमकार और रफ्तार को टैग करते हुए ये बोला, प्लीज रिलीज मी और यू वांट मी टू राइट अ सुसाइड नोट फॉर यू, प्लीज रिप्लाई। और ये स्टोरी जिस टोन में पोस्ट किया गया था, ये हम सब के लिए, पूरी डीएचएच के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। इसके तुरंत बाद हमें कलमकार के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से इस स्टोरी के अगेंस्ट कुछ काउंटर स्टोरीज भी देखने को मिलती है। इसके अगले दिन वृषभ इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करते हैं जहां पे वो पूरी सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कलमकार ने उनके पेमेंट कट किए हैं और उनके बचे हुए पेमेंट वो टाइम पे नहीं कर पाए। ऋषभ ने इस वीडियो में यह भी बताया कि कैसे वो बार बार कलमकार की टीम को अप्रोच कर रहे थे, उन्हें कांटेक्ट कर रहे थे, पर उन्हें हर बार इग्नोर किया गया। और इसके अगेंस्ट ऋषभ ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे व्हाट्सएप चैट और मेल के प्रूफ भी डाले। वीडियो में ऋषभ ने यह भी बताया कि रफ्तार को भी इन सब चीजों का आइडिया था, उसके बावजूद रफ्तार ने भी वृषभ को रीच आउट नहीं किया, उनकी हेल्प नहीं की। सो पिछले महीने ही मैंने कलमकार के डाउनफॉल के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि कैसे कलमकार एक टाइम पे डीएचएच पे रूल कर रहा था, टॉप पे चल रहा था, और अब कलमकार से मल्टीपल आर्टिस्ट लीव कर रहे हैं। उस वीडियो में मैंने कलमकार के अंदर क्या चल रहा है, कलमकार की इनसाइट्स नहीं दी थी क्योंकि हमें पता ही नहीं था और किसी भी आर्टिस्ट ने अभी तक खुल के कलमकार के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात नहीं की थी। ये पहली बार है जब किसी आर्टिस्ट ने ये एक्सपोज किया है या फिर हमें इन्फॉर्म किया है। सो इस वीडियो में हम इस पूरी सिचुएशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और यहाँ पे बात सिर्फ वृषभ की नहीं है क्योंकि वृषभ इकलौते आर्टिस्ट नहीं है जिन्होंने कलमकार को छोड़ा है। अगर वृषभ के साथ ऐसा हुआ है तो और भी आर्टिस्ट जो कलमकार से साइंड थे, किसे मालूम कि उनको भी यही सब चीजें फेस करनी पड़ी होगी। ओके, सो इस वीडियो में हम वृषभ के सिचुएशन के बारे में तो डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ मेरी क्या टेक है इस सिचुएशन पे, मैं क्या सोचता हूं, तुम्हें ये भी जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में तुम लोग ये भी जानोगे कि कैसे कलमकार, जो एक टाइम पे डीएचएच हिप हॉप लेवल्स के लिए लेगेसी क्रिएट कर रही थी, एक एग्जाम्पल सेट कर रही थी, फ्यूचर में हो सकता है सिर्फ एक जोक बन के रह जाए। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सीरियस वीडियो होने वाला है। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। आगे बढ़ेंगे वीडियो में, उसके पहले जल्दी से चेक कर लेते हैं सॉन्ग ऑफ द डे। राष्ट्रभाषा हिंदी, मातृभाषा मराठी, हिंदी पे नाज, मराठीचा माज, रंगानं कळकट, ढंगानं मळकट, लाले लाल कंधारी अंगानं बळकट। आर्टिस्ट है स्पार्क और गाने का नाम है आगे बढ़। सो भाई के साइड से हमें बहुत ही बढ़िया ट्रैक देखने को मिला है। भाई के गाने का जो पहला वर्स है वो हिंदी में है और इन्होंने फिर बाद में सेकंड वर्स मराठी में भी ट्राई किया है। सो बहुत ही अच्छा ब्लेंड कर रखा है हिंदी और मराठी को उस ट्रैक में। म्यूजिक प्रोडक्शन ट्रैक की बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन में जो मेलोडी यूज हुआ है ना, वो मुझे बहुत प्यारा लगा। ओवरऑल जो वीडियो है वो भी भाई की टीम ने बहुत ही तगड़ा बनाया है। सो बढ़िया काम कर रखा है भाई ने। सो मैंने गाने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। अगर स्निपेट तुम लोगों को पसंद आया ना, डेफिनेटली पूरा ट्रैक भी पसंद आएगा। एक बार जाके पूरा ट्रैक चेक करना, ट्रैक पसंद आता है भाई को प्यार देना। अगर लगता है भाई कहीं इंप्रूव कर सकते हैं तो भाई को फीडबैक भी दे सकते हो कमेंट में। सो वीडियो देखने के बाद एक बार जरूर से चेक कर लेना और भाई को सपोर्ट करना। ट्रैक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, एज यूजुअल अगर तुम हिप हॉप क्लोथिंग बाई करना चाहते हो, जैसे कि ये टी शर्ट स्ट्रेट आउट ऑफ देसी हिप हॉप, ये तुम कर सकते हो दी साइड चेन से। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। सो लेट मी फर्स्ट ब्रीफली एक्सप्लेन कि ये पूरा सिचुएशन क्या है, एग्जैक्टली क्या हुआ था वृषभ के साथ। और ये जो वीडियो है जो वृषभ ने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड किया है, इस पूरे वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर तुम चाहो तो ये पूरा वीडियो भी जाके चेक कर सकते हो। सो वृषभ ने वीडियो में ये बताया कि जब वो कलमकार से साइन होने वाले थे, उसके पहले वो जॉब करते थे जहां पे उनको एक फिक्स सैलरी मिलती थी। उसके बाद ये कलमकार से साइन हुए, मे बी इन्होंने कलमकार को अपना कैटलॉग भेजा होगा, काम भेजा होगा, कलमकार को पसंद आया होगा काम, और कलमकार ने इनको साइन कर लिया। मैं जून 2020 में कलमकार के साथ साइन हुआ, ठीक है, और एक XYZ अमाउंट पे मैंने साइन करा कि ठीक है, क्योंकि मैं उसके पहले जॉब करता था, है ना, और मेरे को नहीं पता था लेबल पे कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, लेबल कैसे पैसे देता है आर्टिस्ट को, क्या नहीं करता। मेरे को बस अपना म्यूज़िक बनाना था, अपना काम करना था, और मैंने इनको अपना काम भेजा, इनको मेरा काम अच्छा लगा, है ना। और उसके बाद हमने एक डील साइन करी। इन्होंने बोला कि मतलब तेरे को हम ये, जैसे तेरे को सैलरी मिलती है उसके हिसाब से
तेरे को हम सैलरी देंगे और जो भी अमाउंट कहीं से कोई और पैसे आएंगे उसके 50-50 होगा, जो भी एग्रीमेंट में था। ऋषभ जो है वो कलमकार से एक मंथली फिक्स्ड इनकम में साइंड हुए थे, मतलब उनको मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पैसा मिल रहा था उनके काम के लिए, जो वो ट्रैक्स अपलोड कर रहे थे या फिर जो ट्रैक्स जो गाने वो कलमकार को दे रहे थे। सो कुछ टाइम तक चीजें सही चली, बट जब लॉकडाउन हुआ, जब कोविड आ गया, ठीक है, तो कलमकार के जो मैनेजर है उनका नाम विवेक बताया जा रहा है, मैं इनको जानता नहीं, ठीक है। सो विवेक ने वृषभ को ये बताया कि जो वृषभ को मंथली सैलरी मिल रही थी उसमें से आधा पैसा कट करके वृषभ को दिया जाएगा। सो जाहिर सी बात है भाई कि कोविड का टाइम है, उस टाइम पे मतलब अगर तुम आईटी में मैं आईटी में जॉब करता था, चेन्नई में था मैं उस टाइम पे, और अगर मेरे साथ ऐसा किया जाता उस टाइम पे भाई, क्योंकि उस समय सिचुएशन और खराब थी। एग्जैक्ट मेरे को डेट अभी याद नहीं आ रही, लेकिन एक टाइम पे एक स्पेसिफिक मंथ में आके विवेक जी का मेरे को कॉल आता है और वो मेरे को बोलते हैं कि वृषभ अभी ऐसे है कि आपकी सैलरी में से ये हाफ सैलरी कट के आया करेगी आपको। तो मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ऐसा क्यों, आप मेरे को एक रीज़न बताइए, है ना, ऐसा क्यों करने जा रहे हैं आप। तो उन्होंने बोला कि यार वो अभी कोरोना दोबारा आ रहा है या ऐसे है, हमारे फाइनेंसिस ख़राब हो रहे हैं कंपनी के, तो हम कंपनी स्मूथली रन नहीं कर पा रहे हैं और शोज़ भी नहीं आ पा रहे हैं या ऐसी चीज़ें हैं, मतलब जो वट एवर द रीज़न इज़। तो मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, अगर आप तो परिवार बोलते हो यार, है ना, रफ्तार भाई परिवार बोलते हैं, तो ठीक है भाई, अगर परिवार में कोई दिक्कत आ रही है तो मिलके हैंडल कर लेंगे, कोई इतना चक्कर नहीं है। तो जो आईटी कंपनीज है या फिर जो भी बंदा किसी के अंदर मंथली फिक्स्ड इनकम पे काम कर रहा है, तो मैक्सिमम लोगों ने वो इनकम कम नहीं किया था, या फिर हमारे केस में अगर हम आईटी की बात करें तो हमारे केस में ऐसा हुआ था, ये कंपनीज ने इवन इनकम बढ़ा दिया था थोड़ा बहुत, ठीक है, और पीएफ निकालने का ऑप्शन दे दिया था, ये सब हुआ था। बट चलो उसको साइड में रखते हैं। बट वृषभ के केस में ऐसा हुआ कि इनके आधे पैसे कट कर दिए गए। तो वृषभ ने सवाल किया कि भाई क्यों पैसे कट हो रहे और क्यों किया जा रहा है ऐसा। तो कलमकार की टीम से उनको रिप्लाई मिला कि अभी हम कट कर रहे हैं, बट बाद में हम पे कर देंगे, बाद में हम मैनेज कर देंगे। इसके बाद कुछ टाइम के लिए चीजें ऐसी ही चली और फिर जाके कुछ टाइम के बाद ऋषभ को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उनको अब बिल्कुल भी पेमेंट नहीं मिलेगा, मतलब उनके पेमेंट पूरे कट कर दिए जाएंगे। एक तरह से तुम बोल सकते हो कि ऋषभ को टर्मिनेट कर दिया जाएगा कलमकार से, और ये ऋषभ के लिए बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग था। और उसमें वो गगन बेदी मेरे को बोलते हैं कि है ना आपकी सैलरी अभी नहीं आ पाएगी। तो मैंने कहा यार ऐसे तो कोई मतलब कोई लोकल कंपनी भी नहीं करती है ना, कोई उन्होंने भी किसी एम्प्लॉय को भी अपने कभी बोलना हो ना ये चीज़, तो वो उसको भी नोटिस देते हैं, एक ऑफिशियल नोटिस देते हैं एटलीस्ट, है ना, या उसको कम से कम टाइम देते हैं 1 महीने का या कई बार 3 महीने का। इवन मैंने जितनी जगह जॉब करी है, काम करा है, वहाँ पे मेरे को 3 महीने का नोटिस दिया जाता था, है ना, उस कंपनी में, मतलब मेरे को नहीं, उस कंपनी में 3 महीने का नोटिस दिया जाता था कि यार ये आप कहीं और देख लो, है ना, अभी हमारी कंपनी अच्छे से रन नहीं कर पा रही है चीज़ें। तो मैंने कहा आप तो वो भी नहीं कर रहे, आप जस्ट 1 दिन पहले मेरे को कॉल करके ये बोल रहे हो कि कल से आपकी सैलरी नहीं हम दे सकते आपको, है ना, और मैंने कहा इस महीने की तो दो कम से कम। ऋषभ जो है इसके लिए भी एग्री कर गए। ऋषभ ने अपने पास्ट पैसे जो उनको बोला गया था, ठीक है, कि उन्हें पे किया जाएगा, जो उनके पैसे कट हुए थे, वो उसका डिमांड कलमकार के मैनेजर जो कि विवेक है उनसे कर रहे थे, और उन्हें हर बार इग्नोर किया गया, कोई ना कोई बहाना देके। और ऋषभ ने अपनी टर्मिनेशन लेटर की भी डिमांड की कलमकार से कि भाई मुझे एनओसी दे दो कि मैं अब कलमकार छोड़ चुका हूं, ठीक है। तो वो लेटर भी ऋषभ को नहीं मिला। इवन उन्हें मिला एक लेटर, बट उसमें कोई भी प्रॉपर सिग्नेचर नहीं थे, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ नहीं था। और जब भी वो इवन लेटर की डिमांड कर रहे थे, एनओसी की डिमांड कर रहे थे, तो उसके लिए भी उन्हें इग्नोर किया गया। और ऋषभ का ये बोलना है कि एनओसी ना मिलने की वजह से वो अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रहे। फॉर एग्जाम्पल उन्हें हसल के लिए अप्रोच किया गया था, बट अगर वो कलमकार से साइन है तो वो हसल में ज्वाइन नहीं कर सकते, हसल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, और कोई दूसरे लेबल से भी अपनी म्यूजिक रिलीज नहीं कर सकते। तो एक तरह से वो एक ट्रैप में फंस चुके हैं। आफ्टर सितंबर 2022 मैं इनको फ़ोन्स पे फॉलो करता रहा, या बीच में फिर मैं शायद नहीं भी फॉलो किया मैंने, क्योंकि उस टाइम पे मैं ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया था, मेरे को था यार चीज़ें सही काम नहीं कर रही हैं, मेरे को पैसे भी कमाने थे इधर उधर से, और बड़े लफड़े चल रहे थे लाइफ में, तो मैं इनको फॉलो अप भी नहीं कर रहा था। और मैं बहुत टूट चुका था उस टाइम पे ना, मेरे को इवन समझ भी नहीं आ रहा था मैं किसके पास जाऊं, किस बंदे से बात करूं, क्या करूं। और अभी वो पेपर वर्क है जो उस पर पता नहीं क्या क्या लिखा होगा, क्या नहीं लिखा होगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एंग्जाइटी चल रही थी दिमाग में। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि अगर आप कलमकार पे भी साइन हो, है ना, और आपको एनओसी मिल गई है,
तो जब उन्होंने ये चीज़ पूछी मैं उसके बाद और ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया। मैं क्या एनओसी तो दे ही नहीं रहे ये मेरे को, है ना, तो मैं इस बार भी हसल नहीं ज्वाइन कर पाऊंगा, है ना। ना मैं हसल ज्वाइन कर पा रहा हूँ, ना मैं आगे किसी के साथ काम कर पा रहा हूँ, मतलब मैं अपनी लाइफ में आगे कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। इन्होंने इस तरीके से मेरे को इतना हैरस करके रखा हुआ है, ऐसे बांध कर रखा हुआ है, मतलब मेरे को और मैं पता नहीं कैसे यार अपना माइंड डाइवर्ट कर रहा था, चीज़ें इधर उधर करके, शायद इग्नोर भी कर रहा था इनको, शायद उसमें मैंने भी बहुत टाइम दिया इनको, बट ना इनकी साइड से कभी इनिशिएट नहीं लिया किसी ने मेरे को कॉल करके पूछने के लिए कि भाई क्या चल रहा है, तू कैसा है, मतलब ठीक है यार ये। और इन सब चीजों की वजह से ऋषभ जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गए थे और लो फील कर रहे थे। और भाई जाहिर सी बात है, किसी भी आर्टिस्ट के साथ, किसी भी बंदे के साथ अगर ऐसा होगा तो वो डिप्रेस ही होगा। और वीडियो के लास्ट में ऋषभ ने एक और चीज ऐड करी कि जो कलमकार है उसे परिवार माना जाता था, या फिर रफ्तार भाई जो है उसे परिवार बोल के रेफर करते थे, बट कलमकार में परिवार वाला कोई भी माहौल नहीं है, बस बोलने के लिए परिवार है। और इन सिचुएशन के बारे में रफ्तार भाई को भी आइडिया था, मतलब 2-3 महीने से उन्हें पता था, और रफ्तार भाई ने भी ऋषभ को कभी कॉल नहीं किया या फिर कभी पूछा नहीं कि भाई क्या चल रहा है लाइफ में, मतलब ये जो सिचुएशन है इससे कैसे बाहर निकला जाए, कोई भी एडवाइस नहीं दी, ठीक है। तो ऋषभ ने इससे रिलेटेड भी बातें करी और वो मतलब इन सब चीजों को लेकर के भी नाराज थे। ओके, सो ये थी ऋषभ की साइड की स्टोरी। अगेन मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग हो सकता कमेंट करेंगे कि भाई ये वन साइडेड स्टोरी है। हाँ, ये वन साइडेड स्टोरी ही है। कलमकार के साइड से भी मैं प्रॉपर रिप्लाई नहीं आया है, अगर वो आता है तो मैं उससे भी कवर करूंगा। बट अभी जितनी स्टोरी मालूम चल रही है, और देखो एक होता है ना कि जब बंदा झूठ बोल रहा होता है, जब बंदा चीजें बना रहा होता है तो वो पता चल जाता है, वो आइडिया मिल जाता है। बट जब मैंने ऋषभ का वीडियो देखा ना तो मुझे लगा कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, मतलब ये बंदा फेक नहीं कर रहा है। और हम लोगों ने अभी तक ऋषभ को भाई किसी भी बीफ में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है, किसी भी पंगे में इन्वॉल्व होते हुए नहीं देखा है। वो बंदा अपने गाने डालता है और उसके बाद फिर ना सोशल मीडिया पे कुछ स्टोरीज होती है ना कुछ होता है, ठीक है। और ऋषभ ने एग्जैक्टली ये बातें अपने इंस्टाग्राम पे भी करी है कि उन्हें आइडिया होता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। एंड इवन कलमकार जो है वो भी, जो लेबल है वो भी उनके साथ स्टैट शेयर नहीं करती है उनके ट्रैक्स की, उनका ट्रैक कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब उन्हें निकाला गया था, जब बोला गया था कि उनको सैलरी नहीं मिलेगी या फिर अब उन्हें पैसे नहीं पे किए जाएंगे, तो भी रीजन नहीं बताया गया था। अब ऋषभ को ऐसा ऋषभ का बोलना है कि क्यों मुझे निकाला जा रहा है, क्या मेरे ट्रैक्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूं, और ये कोई भी डिटेल उनको शेयर नहीं किया गया था अकॉर्डिंग टू ऋषभ। चलो ये तो बात हो गई ऋषभ की। अब हम आ जाते हैं कलमकार पे, पूरे कलमकार पे। कलमकार ने जो अभी तक किया है, कलमकार में जो चीजें हो रही है, सो ये पहली बार नहीं है कि कोई आर्टिस्ट कलमकार लीव कर रहा है। कलमकार में मल्टीपल आर्टिस्ट आए और उन्होंने कलमकार को लीव किया, बट किसी ने भी कलमकार के इनसाइट्स हमें नहीं दी। कलमकार के अंदर क्या चलता है, कलमकार का बिजनेस क्या है, या फिर वहां पे वर्क एनवायरनमेंट क्या है, उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। और अगर ये चीजें सच है जो ऋषभ बोल रहे हैं ना, तो हो सकता है कि बाकी आर्टिस्ट जिन्होंने कलमकार लीव किया है या फिर जो कलमकार छोड़ के गए हैं, उनको भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को फेस करना पड़ा हो, बट उन्होंने इन सब चीजों के बारे में फ्रीली बात नहीं की। पहली चीज, ये सब चीजों की वजह से कलमकार की लेगेसी तो खराब होगी, उसके साथ साथ जो हमारे रैपर्स हैं, जो अभी रैपर्स ग्रो कर रहे हैं ना, उनके अंदर एक डर पैदा हो जाएगा कि उन्हें किसी लेबल से साइन नहीं होना है। अगर देखेंगे कि भाई जो लेबल्स है वो ऐसी स्लेवरी कराती है, ऐसे हालत कर देती है आर्टिस्ट की, तो कौन सा ऐसा रैपर होगा, कौन सा ऐसा यंग टैलेंट होगा जो किसी लेबल से, ऐसे लेबल से जुड़ना चाहेगा। तुम खुद ये इमेजिन करो, तुम यही इमेजिन करो कि कोई भी आर्टिस्ट, ठीक है, अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के आर्टिस्ट बनता है। ये सोचिए कि भाई यहाँ पे मुझे वर्क फ्रीडम मिलेगा, यहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यहाँ पे मेरी लाइफ बेटर होगी, बट वर्क एनवायरनमेंट तो सेम ही रह जाता है ना, वही कॉर्पोरेट वाला, जहां पे मैनेजर जो है वो तुम्हें बुली कर रहा है, मैनेजर तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम्हें पेमेंट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है और तुम डिप्रेशन में हो। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है कॉर्पोरेट लाइफ और अगर तुम लेवल के अंदर काम कर रहे हो, उसमें कुल मिला के अब बात सेम ही हो गई है। और ये पहली बार नहीं है जब किसी इंडियन हिप हॉप म्यूजिक लेबल ने किसी आर्टिस्ट को परेशान किया है। इसके पहले भी, मैं लेबल का नाम तो नहीं लूंगा अभी फिलहाल क्योंकि हम बात कलमकार की कर रहे हैं, इसके पहले भी मल्टीपल आर्टिस्ट ने अपनी म्यूजिक लेबल के अगेंस्ट बातें की है कि कैसे उनकी म्यूजिक लेबल ने उनकी जो करियर है उसे खराब किया है या फिर उनके लाइफ को नेगेटिव वे में इंपैक्ट किया है। ओके, सो ये है अभी तक की स्टोरी। मैं भी बिल्कुल खुल के बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं बिल्कुल ऑल आउट नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि हमें अभी कलमकार के साइड की स्टेटमेंट देखने को नहीं मिली है, स्टोरी देखने को नहीं मिली है। अगर कलमकार कोई स्टेटमेंट रिलीज करती है तो मैं दोनों को फिर क्या बोलते हैं, साइड बाय साइड देखूंगा और फिर डिसाइड करूंगा कि यहाँ पे कौन सही है कौन गलत है। बट एक
आइडिया मिल गया है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एक बंदे की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मल्टीपल लोगों के साथ हुआ है, मल्टीपल लोगों ने पॉइंट आउट किया है कलमकार को, बट शायद हम समझ नहीं पा रहे थे या फिर जो कलमकार के फैंस है वो समझ नहीं पा रहे थे। बट अब हाई टाइम है कि चीजों को समझना होगा। और अगर तुम कलमकार के फैन भी हो तो प्लीज डिसाइड कर लो, तुम्हारे पास उतना दिमाग तो होगा कि तुम सोच पाओगे कौन सही है कौन गलत है, और उस हिसाब से अपने लेबल को सपोर्ट करो या फिर अपने लेबल के अगेंस्ट खड़े हो जाओ, ठीक है। अगर लेबल गलत कर रहा है तुम्हारा, अगर तुम्हारे आर्टिस्ट गलत कर रहे हैं तो खड़ा होना पड़ेगा अगेंस्ट, कुछ गलत नहीं है उसमें मेरे हिसाब से। ओके, सो दिस वाज द वीडियो। ये अभी तक जो भी हुआ है वृषभ और कलमकार के बीच में वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी और भी चीजें आती है फ्यूचर में तो वो मैं फ्यूचर में वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, हम लोगों ने अभी रिसेंटली एक FL स्टूडियो का म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स लॉन्च किया है। सो अगर तुम म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो स्टार्टिंग से बिगिनिंग से एंड तक, तो तुम ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स की प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज, मतलब 999, ठीक है। और ये प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो अभी कुछ करंट कुछ ही लोगों के लिए अवेलेबल है ये प्राइस, तो प्लीज ज्वाइन करो। और तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं बिगनिंग से सब कुछ सिखाया जाएगा FL स्टूडियो पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट।